जो आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हुआ वह हो रहा है। क्या हो रहा है? मसला है दरअसल दो परिवार टकरा रहे हैं। एक तरफ नेहरू परिवार है, दूसरी तरफ संघ परिवार है। और दरअसल इस टकराव की गूंज अब नरेंद्र मोदी के जरिए हर मंच से सुनी भी जा सकती है और दूसरी तरफ गांधी परिवार और नेहरू परिवार भी उसी अंदाज में सामने आ गया है। लेकिन यह खेल क्यों शुरू हुआ और पहले ये सब चीजें क्यों नहीं होती थी? दस्तक में बात आज इसी परिवार वार की होगी। परिवार वार को लेकर जिस अंदाज में एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ सोनिया और राहुल हैं, अंदाज शुरुआत में नरेंद्र मोदी की इस जुबान से सुनिए जिसके जरिए वार बहुत सीधा है। उनको अपने बेटे की सलामती में इंटरेस्ट है, भारत का भला करने में इंटरेस्ट नहीं है। एक मां इतनी सत्ता उसके पास होने के बाद भी देश की चिंता नहीं की। एक ही काम किया कि 10 साल में बेटे को तैयार करके कैसे राजनीति पर बिठा दो, सारे देश को इसी के कारण तबाह कर दिया है। बेटे का भाग्य बनाने में देश के करोड़ों करोड़ों बेटों का भाग्य को बलि चढ़ा दिया है। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है। मां बेटे का ये मॉडल है, मां बेटे का ये कारोबार है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। यह सीधा युद्ध है। दरअसल चुनावी मौसम नहीं बल्कि कहें इस दौर में विचारधारा से भी इतर जो आज़ादी के बाद से देखने का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि अगर महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध वाले हिस्से को छोड़ दीजिए तो उसके बाद एक मौका ऐसा भी आया, नेहरू ने संघ को बुलाया, आइए गणतंत्र दिवस में शामिल हो जाइए। कई और मौके आए, वो कौन सी परिस्थितियां थी और आज ऐसी कौन सी परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई है? आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से पहली रिपोर्ट। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के निशाने पर नेहरू परिवार है, यानी जिस परिवार को कभी संघ परिवार ने निशाने पर नहीं लिया, जिस परिवार को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी तक खामोश रहे, या कहें सीधे टकराव कभी मोल लिया नहीं गया, उस समूची राजनीतिक धारा से अलग पहली बार नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका पर सीधा हमला क्यों कर दिया है? और मोदी के हमले को लेकर वही संघ परिवार खामोशी से मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहा है, जो संघ परिवार गोलवलकर से लेकर देवरस तक के दौर में नेहरू परिवार को सीधे निशाने पर हमेशा लेने से बचते रहा। नेहरू परिवार के साथ संघ परिवार के संबंधों के पन्नों को पलटें तो हर किसी को 1963 की यह तस्वीर याद आ सकती है। 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस के मौके पर नेहरू ने बकायदा सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर से संघ के स्वयंसेवकों को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने को कहा था और सिर्फ 2 दिन के वक्त में आरएसएस के 3,500 स्वयंसेवक गणतंत्र दिवस की परेड में शरीक हुए थे। उस वक्त पहली बार खुली चर्चा यही हुई थी कि संघ को राष्ट्रवादी संस्था के तौर पर नेहरू सरकार ने भी मान्यता दे दी, जबकि नेहरू के काल में ही महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में प्रतिबंध संघ पर लगाया गया था। दरअसल नेहरू परिवार से संघ परिवार की करीबी की एक वजह कमला नेहरू के गुरु स्वामी अखंडानंद का होना भी है। रामकृष्ण मिशन से जुड़े स्वामी अखंडानंद कमला नेहरू के गुरु थे और स्वामी अखंडानंद से गुरु गोलवलकर की करीबी थी। और कमला नेहरू की मृत्यु के बाद नेहरू ने स्वामी अखंडानंद से ही 1 बरस बीतने के बाद वार्षिकी श्राद्ध करवाने को कहा, साथ ही एक अस्पताल खुलवाने का भी जिक्र किया, जिस पर उस वक्त गुरु गोलवलकर की सहमति से स्वामी अखंडानंद ने सहमति दे दी थी। सवाल सिर्फ नेहरू परिवार से संघ परिवार की करीबी भर का नहीं है, सवाल यह भी है कि जिस तर्ज पर मौजूदा दौर में संघ परिवार को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी सीधे निशाने पर लेने से नहीं चूक रहे, वैसे हालात इससे पहले कभी थे नहीं और दोनों ही परिवार एक दूसरे पर सीधे टीका टिप्पणी करने से भी बचते रहे और राजनीतिक तौर पर भी सार्वजनिक मंच पर कभी एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते नहीं रहे। लेकिन पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है? इस दौर में यह आकर खड़ी है कि सत्ता चाहिए या फिर बात कुछ और है। और इस दौर में सिर्फ आरएसएस या संघ परिवार ही नहीं बल्कि राजनीति के लिए आए स्वयंसेवक भी एक मर्यादा में क्यों रहते थे, चाहे वाजपेयी का जिक्र हो या आडवाणी का जिक्र हो।
हम दूसरी रिपोर्ट पर आए उससे पहले जरा देख लीजिए किस तरीके से कटाक्ष अब बहुत सीधा हो रहा है। बड़े बड़े जो समारोह होते हैं ना अच्छे अच्छे खानदानों में, तो इनविटेशन कार्ड के नीचे लिखते हैं RSVP सो एंड सो। अगर आप आने वाले नहीं आने वाले उसकी जानकारी वहां देना, ऐसा RSVP लिखते हैं। हमारे देश को भी RSVP ने चलाया। पहले RSVP एक्नॉलेजमेंट के लिए हुआ करता था, अब RSVP का मॉडल आया है, RSVP मॉडल। आर यानी राहुल, एस यानी सोनिया, बी यानी बड़रा, पी यानी प्रियंका। कभी ABCD, कभी RSVP, कभी दल से देश तो कैसे हुआ, बल से बल भी तो करिए। आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं कि देश की जनता है, जनता में विवेक है, जनता के कण कण में वो उदारता की भावना है जो मेरे आपके अहंकार से कहीं बड़ी है। दरअसल इस सीधे युद्ध की वजह क्या है? क्योंकि इससे पहले याद कीजिए तो संघ परिवार राजनीतिक तौर पर सक्रिय इमरजेंसी के दौर में हुआ था। लेकिन चलिए दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उस वक्त भी वार सीधा नहीं किया गया था। इमरजेंसी के दौर में संघ परिवार राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुआ था और तब के सरसंघचालक बाला साहब देवरस ने बकायदा जेपी से मिलकर इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने की व्यूहरचना की। लेकिन 1977 में जनता पार्टी की जीत और इंदिरा की हार के बाद जो पहला बयान संघ परिवार की तरफ से आया था उसमें इंदिरा के खिलाफ कोई आवाज नहीं थी। बाला साहब देवरस ने तो जनता सरकार को यही सलाह दी थी कि देश की जनता ने इमरजेंसी को लेकर इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा दिया, अब बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देवरस की टिप्पणी फॉरगेट एंड फॉरगिव उस वक्त बहुत लोकप्रिय हुआ था। असल में सिर्फ संघ परिवार ही नहीं बल्कि नेहरू परिवार ने भी इससे पहले संघ परिवार पर किसी भी निजी टीका टिप्पणी को महत्व नहीं दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहायक रहे मौली चंद शर्मा जब जनसंघ छोड़ कांग्रेस के करीब हुए तो नेहरू के साथ बातचीत में एक बार उन्होंने गुरु गोलवलकर को लेकर टिप्पणी की थी, या कहें गुरु गोलवलकर पर सीधी चोट की थी। उन्होंने कहा था कि गुरु गोलवलकर में स्वयंसेवक का कोई भाव नहीं है, गोलवलकर तो कोसा की शर्ट पहनते हैं, रईसी से रहते हैं। इस पर नेहरू ने मौली चंद शर्मा को यह कहकर खामोश कर दिया था कि संघ परिवार के किसी भी जन पर निजी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। असल में संघ परिवार और नेहरू परिवार कभी टकराए नहीं, तो इसका असर संघ के राजनीतिक स्वयंसेवकों पर भी पड़ा। यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के युग तक कभी कोई हमला सीधे तौर पर गांधी परिवार पर हुआ नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में यह मर्यादा टूट गई है। इसकी वजह क्या हो सकती है? जेल खाना बन गया। वजह पर हम आते हैं, लेकिन सवाल इन सब के बीच है अगर टकराव सीधा हो रहा है तो जो भी इस दौर में संघ परिवार के नजदीक है या नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है वह सीधा हमला कर रहा है। मसलन स्वामी रामदेव। गांधी जी की तबीयत नासाज है, इसलिए हमने माँ के ऊपर थोड़ी दया कर दी, लेकिन बेटा बहुत खतरनाक हो गया हिंदुस्तान के लिए, इसलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। इस लहजे में बात पहले होती नहीं थी, अब क्यों हो रही है? पहले का मतलब बहुत दूर ना जाइए, वाजपेयी अडवाणी युग, जरा उस युग को भी देख लीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी नेहरू पर हमला नहीं किया और वाजपेयी, अडवाणी और जोशी ने कभी इंदिरा से लेकर सोनिया गांधी तक पर सीधा निशाना नहीं साधा। इसके उलट 1971 के युद्ध के बाद तो वाजपेयी इंदिरा को दुर्गा कहने से नहीं चूके और इंदिरा गांधी भी वाजपेयी को उस वक्त बधाई देने से नहीं चूकी जब जनता पार्टी की सरकार में बतौर विदेश मंत्री वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण दिया। वाजपेयी ने हिंदी में भाषण देकर पहली बार देश का सीना गर्व से फुला दिया और इंदिरा गांधी ने यूनाइटेड नेशन से लौटने पर निजी तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को बधाई दी। इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक के दौर में कई मौकों पर संघ के राजनीतिक स्वयंसेवक टकराए भी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कभी टीका टिप्पणी एक दूसरे के खिलाफ नहीं की। यहां तक कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त सेना भेजने पर इंदिरा ने वाजपेयी से सलाह भी ली और वाजपेयी ने सेना न भेजने की सलाह भी दी, लेकिन खुले तौर पर कभी टकराव नहीं हुआ। संघ परिवार ने भी संजय गांधी के नसबंदी कार्यक्रम का समर्थन किया और राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन कहने में कोताही नहीं बरती। लेकिन अब टकराव क्यों? और पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी सीधे निशाने पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्यों लेने लगे हैं?
दरअसल यहीं से असल सवाल शुरू होता है, क्योंकि संघ परिवार को पहली बार सीधे और किसी ने नहीं, नेहरू परिवार ने लिया है और संघ परिवार इस वक्त नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है। तो आइए जरा पन्नों को पलटने की जरूरत नहीं, मौजूदा वक्त में मनमोहन सरकार के दौर में टकराव शुरू होता है और उसकी वजह क्या है, रिपोर्ट देखिए। मालेगांव ब्लास्ट, हैदराबाद ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट। जी, इन 3 आतंकवादी घटनाओं को याद करें तो संघ परिवार से इन धमाकों के रिश्ते होने के आरोप और किसी ने नहीं बल्कि मनमोहन सरकार ने ही बार बार लगाए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तो कई बार अपने भाषणों में जिक्र किया और कई बार गृह मंत्री से लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह तक ने आतंकवादी ब्लास्ट को लेकर संघ परिवार को कटघरे में खड़ा किया। गृह मंत्री ने तो संघ परिवार पर पाबंदी लगाने के संकेत भी कई बार खुले तौर पर दिए। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। दरअसल संघ पर हमले के बाद जिस तरीके से संघ के स्वयंसेवकों की घेराबंदी मनमोहन सरकार के दौर में शुरू हुई और एक के बाद एक गिरफ्तारी भी हुई, उसी के बाद संघ परिवार चौकन्ना हो गया। याद कीजिए, असीमानंद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इंद्रेश कुमार पर हाथ डाला और जिस तरह के संकेत दिए कि आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर सरसंघ चालक को भी निशाने पर सरकार ले सकती है, यानी मोहन भागवत भी कटघरे में खड़े रहे उस वक्त जब मनमोहन सरकार सीधे तौर पर आतंकवाद से संघ परिवार को जोड़ रही थी। और उसी वक्त सांप्रदायिकता विरोधी बिल को लाने की तैयारी मनमोहन सरकार ने शुरू कर दी और खुले तौर पर इसके संकेत मिलने लगे कि दरअसल ये संघ परिवार की घेराबंदी हो रही है। और इन सब की खुली वकालत सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी ने की। जाहिर है इसके बाद संघ परिवार सख्ते में भी आया और उसने अपने तरीके से यह सोचना भी शुरू किया कि आरएसएस पर पाबंदी लगाने की दिशा में सरकार के बढ़ते कदम को रोका कैसे जाए। ध्यान दें तो असल टकराव यहीं से शुरू हुआ और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी को जैसे ही पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया, वैसे ही आरएसएस ने इस सच को भी समझ लिया कि आजादी के बाद से नेहरू परिवार को लेकर जो मर्यादा संघ परिवार के तरफ से बरकरार रही, उसका घाटा और किसी को नहीं, आरएसएस को ही हुआ है, राजनीतिक स्वयंसेवकों को ही हुआ है। और अब वो घाटा उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सवाल अस्तित्व का था। जाहिर है इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने निशाने पर नेहरू गांधी परिवार को लिया और संघ भी इस हकीकत को समझ गया कि मोदी से ज्यादा तीखा हथियार कोई हो नहीं सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर बार बार सोनिया गांधी ने यह कहकर लिया कि वो मौत के सौदागर हैं। इतना ही नहीं, गुजरात दंगों को लेकर बार बार मोदी को ही कटघरे में खड़ा किया गया। जाहिर है ऐसे में मोदी को हमेशा राजनीतिक तौर पर अगर निशाना बनाया गया, तो फिर सोनिया और राहुल पर अगर सीधा वार मोदी करते हैं तो जाहिर है इसके बाद कटघरे में और कोई नहीं, नेहरू गांधी परिवार खड़ा हुआ राजनीतिक तौर पर भी नजर आएगा। और हुआ भी यही। मनमोहन सिंह की सत्ता का जिक्र मोदी नहीं करते हैं, वो सीधे कहते हैं माँ बेटे की सरकार, जिसे हटाना है परिवर्तन तभी होगा। माँ बेटे की सरकार वहां चल रही है, जरा देश को इसका तो जवाब दो। आपके नाक के नीचे दिल्ली में जहां आपकी सरकार है, वहां आए दिन हमारी बेटियों पे बलात्कार क्यों हो रहे हैं? क्या कर रही है आपकी सरकार? अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस परिवारवार के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की एक गीत के जरिए प्रचार में बीजेपी को जरूरत पड़ ही गई। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूं, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया। ये तस्वीरें और संगीत पुराना नहीं है, पल पल बढ़ती मैं। वैसे ये है तो मोदी के प्रचार का गीत, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को इसमें देखकर चौंकिए मत। सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, हम जीतेंगे, कमल खिलेगा। दरअसल ये गीत आज ही बीजेपी ने जारी किया है। हम जीतेंगे, कमल खिलेगा, हम जीतेंगे। तो क्या वाजपेयी सरकार के आंकड़े पीछे छोड़ मिशन 272 पर निकले मोदी को वाजपेयी की जरूरत पड़ गई है? कमल खिलाने आया, कमल खिलाने आया। तो इसमें याद कहाँ, हम भूले कहाँ, तो जो याद आने का सवाल है। जी,
भूले नहीं है। फिलहाल दस्तक पे इतना ही।